हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, धनवंत मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में मेथड नंबर 3 तक देख चुके थे। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आज मेथड नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कहा जाता है कि इफ 1/m del n upon del x माइनस del m upon del y इज अ फंक्शन ऑफ किसका, y का, इज अ फंक्शन ऑफ y, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ y dy। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारे पास क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन के साथ एफ ऑफ y dy। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3x² प्लस 2xy dx प्लस 2x³ माइनस x² dy इक्वल टू 0। तो देखते हैं, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, m dx प्लस n dy इक्वल टू के साथ 0 से कंपेयर करते हैं। तो देखो m का जो वैल्यू आने वाला है वो आ जाता है 3x² y की पावर 4 प्लस 2xy, ये m का मान आ गया। और n का मान जो आने वाला है वो आ जाएगा यहाँ से n इक्वल टू 2x³ y³ माइनस x²। ये n का मान आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेल n अपान डेल x फाइंड आउट करना है और डेल m अपान डेल y फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं भाई। यहाँ से डेल m अपान डेल y फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 12x² y³ प्लस 2x। क्लियर है। और यहाँ से अगर हम डेल n अपान डेल x फाइंड आउट करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6x² और y³ माइनस 2x, कितना आ जाएगा, माइनस 2x। इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 2x। तो हमारे पास डेल m अपान डेल y हो गया, डेल n अपान डेल x हो गया। क्लियर है। अब हम हमारे पास सारी वैल्यू हैं, इनको पुटअप करते हैं इस फार्मूले में। तो एक केस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, डेल m अपान डेल y, डेल n अपान डेल x। तो इन वैल्यूज को हम पुटअप करते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं, हम इक्वेशन में रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 अपान, फिर से एक बार लिख देते हैं, 1 अपान डेल n अपान डेल x माइनस डेल m अपान डेल y। इसमें वैल्यू को पुटअप करते हैं तो ध्यान दो, m का मान हम निकाल चुके हैं। m का मान कितना आया था हमारे पास, एक बार रिमाइंड कर लो। देखो m का मान आया है यहाँ से 3x² y⁴ प्लस 2xy। तो m की वैल्यू रखते हैं तो 1 अपान आ जाता है 3x² y⁴ प्लस 2xy और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर डेल n अपान डेल x का मान कितना आया है, 6x² अभी हमने निकाला, y³ माइनस 2x और माइनस टाइम के साथ मतलब डेल m अपान डेल y का वैल्यू कितना आया है, माइनस 12x² y³ और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस के साथ 2x, माइनस के साथ 2x। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आने वाला है यहाँ से ये मान आ जाएगा माइनस 2 अपान y और यहाँ से इसको हम रीअरेंज करते हैं इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करके। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अरेंज करने पर इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 3x² y³ प्लस 2x अपान 3x² y³ प्लस 2x। देखो भाई, न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 2 अपान y। ठीक है। तो ये हमें यहां तक वैल्यू मिला माइनस 2 अपान y। तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग फार्मूला अभी पढ़े, इसके लिए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेबल ऑफ फंक्शन एफ वाई डी वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 2 अपान वाई डी वाई। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 log y हो जाएगा ये,
और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/y स्क्वायर। क्लियर है ना, 1/y²। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम मेन वाले क्वेश्चन जो इक्वेशन दिया है, तो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/y²। वी हैव, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ से, जो मेन वाला इक्वेशन है, मेन वाला इक्वेशन कौन सा है, फिर से चेक कर लो। मेन वाला इक्वेशन ये है 3x² y⁴ प्लस 2xy dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² dy। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/y² का, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आ जाता है 3x² y² प्लस 2x/y और dx प्लस टाइम के साथ यहाँ पे आ जाएगा 2x³ y माइनस x² dy इक्वल टू के साथ 0। बोलो क्लियर है। तो यहां तक हम मल्टीप्लाई करने पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं मेन क्वेश्चन में, मेन इक्वेशन में, तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाता है। क्या करेंगे, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरीके से इस कंडीशन में अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है नेक्स्ट में, इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसी को अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसको अरेंज करने पर कितना आ जाता है 3x² y² dx प्लस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले वाले का 2x³ y और dy प्लस टाइम के साथ यहाँ पे आ जाएगा 2x/y और dx माइनस x² और ये वैल्यू आ जाएगा dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये हम इस बात को देखो फिर से एक बार चेक कर देते हैं। 3x² y² प्लस 2xy dx है, तो इसको dx के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसको dy के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो भाई, हमने मल्टीप्लाई करने पर क्या लिखा है, यही बात तो लिखा है। यहां से अगर चेक करोगे तो 3x² y² dx प्लस 2x³ dy प्लस, अब यहाँ पे फिर से देखो प्लस अभी 2xy dx के साथ, है ना, और ये x² y² dy के साथ। क्लियर है ना बात। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर, इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट ही ले लो तभी समझ में आएगी बात। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिला है वो वैल्यू हमारे पास ये है। क्लियर है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x³ y² प्लस इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्या, x² y इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो क्या करते हैं, इसको लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग above डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन का तो आ जाएगा x³ y² प्लस ये भी हट जाएगा डेरिवेटिव, तो x² y और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड नंबर 4 को भी देख चुके हैं। तो आराम से हम समझते चलते हैं कि इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो इस तरीके से नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आज पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे होंगे, तो उनको भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम वाले इक्वेशन को देखते हैं, ध्यान दो। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। इस पर बेस्ड हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। भाई देखो, अगर कुछ फार्मूले की बात करें तो आप चले जाइए बीएससी फर्स्ट ईयर में, और वहां पे हम कुछ फार्मूले की बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो देखोगे कि हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था, वहीं से रिलेटेड बातें हैं इसमें, है ना। तो कुछ फार्मूले हम फिर से रिमाइंड कर देते हैं। देखो, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट
लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने बीएससी में, y अंडर रूट 1 प्लस, ये सब पढ़ चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, dx dy होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की, तो इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा y dx अपान dy। बोलो क्लियर है। या y टाइम के साथ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, dy dx, ठीक ना, y बाई होगा y अपान dy अपान dx, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नेक्स्ट में लिख सकते हो, नेक्स्ट फार्मूला है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, है ना, y अंडर रूट 1 प्लस dy अपान dx का होल स्क्वायर। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ, ये फार्मूले यूज होंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो इसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा भाई, y मल्टीपल के साथ dy dx, है ना। और अगर हम इन चारों की बात करें तो ये चारों फार्मूले हम टेंजेंट एंड नॉर्मल बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस पे करा देते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर हम इस पे थोड़ा सा एक पोलर फॉर्म में बात कर लें, तो पोलर फॉर्म में मान लेते हैं कि अगर थोड़ा सा एक फार्मूला और देख लेंगे पोलर फॉर्म में, एंगल फाई बिटवीन, ठीक ना, रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट इज गिवन बाय, है ना, क्या हो जाएगा, अगर फाई क्या है, एंगल है, तो tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, है ना। अथवा आप एक फार्मूला और आर करके लिख सकते हो, काट फाई इक्वल टू 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा। ये किसके फार्मूले में होगा, जब ये पोलर फॉर्म में होगा, तो पोलर फॉर्म के रूप में हम लिखते हैं इसको, है ना। तो पोलर फॉर्म के कुछ फार्मूले हो जाते हैं। और अगर हम लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट की बात कर लें, यहीं पे लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट की भी बात कर लें, है ना, तो उसका भी फार्मूला क्या होता है भाई, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, है ना। और अगर बात करें लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल, तब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पोलर, ये तो सब टेंजेंट था, और अगर बात करें लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा। अरे क्लियर है ना। और हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या पढ़ी थी बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पढ़ा था नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको किससे डिनोट करते थे, रो से। और रो इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता था, रो इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म में लिखते थे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और पावर क्या होता था इसका, याद करो, 3/2 अपान के साथ में d2y बाई dx2, ये फार्मूला होता था कि नहीं, d2y बाई dx2, ये क्या हो जाता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। फिर से देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपान d2y बाई dx2, क्लियर। तो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे 1 मिनट के लिए, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इस पर क्वेश्चन करते हैं।